हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था और यह सभ्यता किस समय पर फली फूली थी? इसके बारे में अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग मत दिए हैं और इन मतों में मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि किसी इतिहासकार ने बताया कि यह सभ्यता 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व तक रही। किति किसी इतिहासकार ने बताया कि ये 2000 से और 1500 ईस्वी पूर्व तक रही। अगर हम इनके द्वारा दिए गए समय को देखें, इस समय निर्धारण की बात करें, तो एक ही सभ्यता के लिए इतिहासकारों के द्वारा बताए गए समय में 1000, 1500, 2000 वर्षों का अंतर दिखाई देता है। तो अब हम किस समय को सही माने, किस समय को सही नहीं माने? ठीक है, पहली बात तो ये रही, इसका सही समय निर्धारण किसने किया? दूसरी बात ये रही, सबसे पहले समय निर्धारण किसने किया? ये रहा। और परीक्षाओं के हिसाब से हमसे ये भी पूछ लेता है कि मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का समय क्या बताया है? माधव स्वरूप वस्त ने सिंधु सभ्यता का समय क्या बताया है? एनसीईआरटी क्या कहती है? कार्बन डेटिंग क्या कहती है? सबसे उचित समय, सबसे सही समय का निर्धारण किस व्यक्ति, किस इतिहासकार ने किया है? तो इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समय इतिहासकारों ने किस तरह से निर्धारित किया, उनमें से सबसे सही कौन-सा है और सबसे पहले किसने दिया? कार्बन डेटिंग क्या कहता है? उसके अलावा इसका अलग-अलग फेस देखने को मिले हैं, जैसे कि पूर्व हड़प्पा समय, मैच्योर फेस और उत्तर हड़प्पा समय। तो ये क्या है? उसके अलावा हम आज कुल मिलाकर समय को समझेंगे इसके, लेकिन इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता के नाम को समझ लिया है कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नाम रहे हैं, उनके कारण क्या है और इनमें से सबसे सही नाम क्या है? ये हमने समझ लिया। आप लोगों ने उम्मीद है देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएँगे, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा हमने ये समझा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की। अगर सबसे पहले 1921 में हड़प्पा को खोजा गया, तो 1826 में, इससे 100 साल पहले, चार्ल्स मेनन ने एक पुस्तक में ये हड़प्पा के बारे में ज़िक्र कैसे कर दिया। तो 100 वर्ष का समय लगा इस सभ्यता को जानने में। ये हमने डिटेल में समझा। उसके बाद में हमने ये समझा कि सिंधु सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, क्योंकि अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग तरीके से इसको बताया है। तो ये विदेशी थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने बोला, उन्होंने अपने तर्क दिए हैं। इन तर्क में ये जिगोरेट क्या होता है, सहतीर क्या होते हैं, किस तरह से सुमेरियन लोग आए, किस तरह से इनके तर्कों का खंडन किया गया, इनको अमान्य किया गया, फिर किस तरह से ग्रामीण बस्तियों से हड़प्पा सभ्यता जन्मी, ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र क्या कहते हैं? ये राखलदास बनर्जी द्रविड़ लोगों को मानते हैं। अब इनमें से सबसे सही कौन-सा है? तो डीपी अग्रवाल है, अमरानंद घोष है या फिर ये लोग हैं। तो उसे हमने डिटेल में ऑलरेडी समझ लिया है। यदि आपने नहीं समझा हो, और इसके साथ-साथ हमने ये भी समझा कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर क्या है? उनमें समानताएँ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या है? वो सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है। तो ये अलग-अलग वीडियो में मैंने समझाया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम इस तरीके से समझ रहे हैं, पूरा लॉजिकल और पूरा कॉन्सेप्चुअल, तो थोड़ा समय लगता है। अब जब समय लगता है, तो एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को समझाना थोड़ा-सा उचित नहीं रहता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और स्किप होने लगती है। तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को बार-बार बोल रहा हूँ। तो उसके लिए एक वीडियो में नाम, डिटेल में, और इस तरीके से कि दोबारा ना समझना पड़े हमें। इस तरीके से ये पैटर्न लेने की कोशिश की जा रही है। तो नाम, दूसरे पे खोज, तीसरे में कि कहाँ से आए थे, मूल निवासी कौन थे, और आज ये हमारा चौथा पार्ट कि हड़प्पा का समय क्या था। तो आज ये छोटा-सा ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आज समझाना नहीं है, केवल फैक्ट्स हमें देखने हैं, इसके साथ-साथ इसके मैच्योर फेस को देखना है, बस। उसके बाद में हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता के पहले के स्थल कौन से थे और हड़प्पा के बाद के स्थल कौन से रहे हैं। मतलब इस सभ्यता के पहले वाले और बाद वाले, तो इन्हें भी हम समझेंगे अगली वीडियोज़ में। तो उसके लिए सारथी से जुड़े रहिएगा, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे सारे नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे, और बाकी को भी जोड़ लीजिए। ठीक है? चीज़ें सारी कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल मिल रही हैं यहाँ पे, तो जुड़ जाइए, और अच्छी लगती हैं चीज़ें तो लाइक करके और आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिए, इतना समय मैंने आज इसलिए लिया है क्योंकि आज इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना है, तो छोटी ही वीडियो रहेगी तो इतना बोलना बनता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का समय की जब हम बात करें, तो सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता कैसी समय थी? आद्ययुगीन सभ्यता थी। ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि आद्ययुगीन सभ्यता क्या होती हैं, जिनके बारे में लिखा जिनके बारे में नहीं,
जिस सभ्यता के समय पर कुछ लिखा गया था, उन लोगों ने कुछ लिखा, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो वो आद्ययुगीन सभ्यता है। या फिर दो सभ्यताएं आती हैं, एक हड़प्पा सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है कि उस समय के बारे में उन लोगों ने लिखा, लेकिन बाद में लिखा। अब उन्होंने पौराणिक रूप में, ग्रंथों के रूप में, कहानियों के रूप में लिखा, तो हम उसको इतिहास की कैटेगरी में ना रखकर आद्य इतिहास रखते हैं। आद्य इतिहास का अर्थ होता है इतिहास का आदि रूप, आदि समय। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक, यानी कि ये इतिहास की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, तो ये आद्ययुगीन सभ्यता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। इसके बारे में लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, मतलब इन लोगों ने लिखा है, इनकी जो लिपि है वो इस तरह की है, वो हमें समझ में नहीं आई है। कौन सी लिपि है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैंने डिटेल में समझाया है, मेसोपोटामिया की लिपि को भी समझाया, कौन सी लिपि थी, किस तरह से वो अक्षर बनाते थे, और हड़प्पा के लोग किस तरह से अक्षर बनाते थे, वो मैंने बताया हुआ है। कमेंट में आंसर दीजिए, मेसोपोटामिया की लिपि और हड़प्पा सभ्यता की लिपि। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम। तो सबसे पहले इसके समय का जो निर्धारण कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, जॉन मार्शल। 1931 में इसकी तिथि का निर्धारण किया। अब देखो, इससे पहले ही मैंने डिटेल में समझाया था। ये जॉन मार्शल कौन है, जॉन मार्शल वही है जो हमारा एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके महानिदेशक। कब से कब तक रहे, ये भी कमेंट में आंसर कीजिए, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जब महानिदेशक थे तो उस समय का टाइम चल रहा था, 1921 की बात है ये। हालांकि महानिदेशक बहुत पहले से थे और कुछ समय बाद तक रहे। तो 1921 और 22 में इन्होंने दो स्थल इनके समय में दो स्थलों की खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, अन्वेषण हुआ। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। एक दयाराम साहनी ने, दूसरा राखलदास बनर्जी ने। अब जब इनका उत्खनन किया गया तो उसके बारे में रिसर्च करके, पूरा जान के, पूरा सोच समझ के 1924 में, 23-24 में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। जब 24 में रिपोर्ट दी गई तो उसमें इन्होंने समझाया कि ये सभ्यता बहुत पुरानी है। अभी इनसे पहले के जो इतिहासकार हैं, जैसे और लोग रहे हैं, तो वो इस सभ्यता के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये कब की थी। ऑलरेडी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ खोज के दौरान। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के लगभग समकालीन थी, लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता रही होगी, ऐसा इन्होंने बोला। आगे चल के इसके समय को जब ये बताया गया कि ये सभ्यता बहुत पुरानी है, इसके बारे में सभ्यता के बताया, तो इन्होंने आगे चल के इसकी तिथि निर्धारित की और बताया कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया के लगभग समकालीन थी और ये कितनी पुरानी हो सकती है। तो 1931 में पहली बार किसने बताया, जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने, और समय क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने बताया कि ये 3250 से लेकर और 2750 के आसपास तक रही होगी। अभी क्या चल रहा है, 2023, यानी कि हम ईसवी से, ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसवी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, आप इंग्लिश में लगाते होंगे बीसी, मतलब पहले के लिए, और बाद के लिए एडी। तो हम बीसी की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है, एडी चल रहा है 2000। हम जीरो से, अगर आपको नहीं पता है तो जीरो से 2000 साल आगे हैं, और ये बात चल रही है जीरो से पहले की, कितने, 3000, लगभग 3000 साल पहले की। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या कितना हो जाता है, लगभग 5000 साल। अभी मैंने बताया ही था, और इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि इन्होंने बताया कि मिस्र और मेसोपोटामिया की लगभग समकालीन थी और लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। तो ये समय को आप ध्यान रखेंगे कि जॉन मार्शल ने क्या बताया है। तो ये 3250 से लगभग 2750, एन एवरेज याद रखें, लगभग 3000 के आसपास, 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास। एवरेज अगर औसत आपने पढ़ा हो मैथ में, तो कुछ इधर और कुछ इधर, ठीक है, लगभग में। इसके अलावा आते हैं फिर माधव स्वरूप वस्त, ये भी लगभग इसी समय को बताते हैं। ये 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व को। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना समय किसने बताया, सिंधु सभ्यता का, तो उसको याद रखना है, किसने बताया, माधव स्वरूप वत्स ने। कब बताया, तो इन्होंने बताया 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व के बीच ये सभ्यता रही होगी। उसके बाद आते हैं तो अर्नेस्ट मैके। अब यहाँ से ये कुछ डेट्स इसी तरीके से लिख रही हैं, ज्यादा से कम की तरफ। अर्नेस्ट मैके बोलते हैं कि नहीं, ये 2800 से 2500, मतलब थोड़ा सा करीब आ जाते हैं अपने समय के, तो 2800 से 2500। उसके बाद आते हैं मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर की बातों को हालांकि माना जाता है, इतिहास लेखन में काफी कोशिश की है इन्होंने, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है,
ये अब यहाँ याद रखें, ये जो पहले 3 इतिहासकार हैं ये 2500 से पहले की बात कर रहे हैं, अभी ये 2500 से आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व मार्टिन व्हीलर ने बताया। अल्चिन बंधु को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, कौन कौन थे दोनों भाई। तो अल्चिन बंधु ने क्या बताया कि ये 2250 से 1750, अभी ध्यान रखना है ये क्या क्या बताया है, अब इनमें से सही कौन सा अभी देखेंगे। तो 2250 से 1750 और करीब की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद सीजे गैड ने बताया है 2350 से 1700, लगभग सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अल्चिन बंधु ने, ये अल्चिन बंधु ऑलरेडी लिखा हुआ था, दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। 2250 से 1750, एक हम हटा देते हैं यहाँ से, एक को रहने देते हैं, एक ही है, डबल डबल लिख किया है। तो अल्चिन बंधु ने क्या बताया था, 2250 से 1750 तक, और सीजे गाइड ने क्या बताया था, 2350 से 1700 तक, और करीब की तरफ आ रहे हैं। और सबसे जल्दी, सबसे पास, मतलब सबसे आगे का समय सिंधु सभ्यता के किसने बताया है, फेयर सर्विस ने। क्या बताया, 2000 से 1500, तो ये तो याद रह ही जाएगा। फेयर सर्विस मतलब सर्विस तेज है, तो वो पहले का जल्दी का समय बता रहे हैं, 2000 से 1500। उससे पहले अल्चिन बंधु ने थोड़ा सा पीछे का समय, 2250 से 1750। सीजे गाइड ने उससे और थोड़ा सा पहला समय, 2350 से 1700। अल्चिन बंधु ये हम हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। मार्टिन व्हीलर ने थोड़ा सा और पहले, 1500 2500 से 1500 तक। अर्नेस्ट मैके ने और पहले पहुंच गए, 2800 से और 2500 तक। उसके बाद माधो स्वरूप बस ने सबसे पुराना समय बताया ही था, 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व तक। और सबसे पहले तिथि निर्धारण किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने, और क्या बताया था, 2250 से 2750, यानी कि 3000 के एवरेज पर। ठीक है, इतना इतना आप याद रख सकते हैं कि अब से 2000 साल पहले और फिर उससे 3000, टोटल 5000 साल पहले। ठीक है, इन लोगों ने बता दिया। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि ये 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व तक रही होगी। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग क्या कहता है, अब देखो ये कार्बन डेटिंग इसके बाद में आया 1931 के, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि कार्बन डेटिंग 1940 के आसपास आया, उसके बाद 1950-60 के आसपास पे वो तिथि निर्धारण करने में लग रहा है। तो कार्बन डेटिंग पता होगा ना, C14 प्रोसेस, अगर नहीं पता है तो C14 कार्बन के समस्थानिक। C14 से क्या होता है, जो भी हमारे तत्व है तो उनका समय निर्धारित किया जाता है अर्ध आयु काल के अनुसार। डिटेल में इसे भी समझा चुका हूं मैं, तो दोबारा दोबारा नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल C14 प्रोसेस किया जाता है कार्बन डेटिंग में। ठीक, यहाँ पर जो भी जीवाश्म है उनकी आयु निर्धारित करने के लिए। तो ये बता रहा है 2300 से 1750, 2350 से 1750 लगभग में, ये बता रहा है कार्बन डेटिंग ने जो हमें चीजें मिली, स्थल मिले वहां से जो खुदाई हुई, उनमें हमें जो चीजें मिली उनका जब कार्बन डेटिंग किया गया तो 2350 से 1750 तक इस कार्बन डेटिंग के द्वारा इसकी आयु आई। और डीपी अग्रवाल ने लगभग लगभग यही समय बताया है। तो सबसे सटीक समय, यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे सही समय किसका निर्धारित माना जाएगा, तो डीपी अग्रवाल। ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे सही, हालांकि देखो 2300 से 1750 के आसपास तक ये भी है, ठीक है। अल्चिन बंधु भी, ये भी बात आपको याद रखनी है, अल्चिन बंधु ने भी लगभग में बताया है समय। सीजे गैड ने भी लगभग में बताया है समय। मार्टिन व्हीलर ने लगभग में बताया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो सीजे गैड, अल्चिन बंधु लगभग में बताया है, लेकिन पूर्णतः सटीकता से टीपी अग्रवाल की बात को सबसे सही, सबसे सटीक यहाँ पर कार्बन डेटिंग के साथ साथ माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता का समय ये है। तो किसके समय को मानेंगे, डीपी अग्रवाल वाले समय को। मुख्य रूप से अगर प्रश्न आ जाता है कि किसके द्वारा बताया गया समय सिंधु सभ्यता का सबसे सही समय निर्धारण है, तो वो डीपी अग्रवाल। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं। देखो अभी इतना तो हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर लिखने से रह गया। वर्तमान शोधों के अनुसार, यदि आप नोट्स बनाते हो तो उनमें लिख लेना, हालांकि पहले है लिखा हुआ। वर्तमान शोध के अनुसार, जो अभी नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, उनके अनुसार सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी बहुत पुरानी है, और माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभ्यता लगभग 5000 नहीं, 8000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, अभी अपडेटेड हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो बुक्स में एनसीईआरटी डाल देगी। चलिए इसके अलावा आते हैं कि यहाँ पर ये देखो, हड़प्पा के समय को समझने के लिए ये 3 स्थितियां हैं।
क्योंकि आगे आप क्या करेंगे तो इन्हें समझ लीजिए। अब ये लोग अलग अलग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी समय बिल्कुल परफेक्ट टाइम नहीं होता है कि इतने से इतने तक, इतने से इतने तक ऐसे रहा होगा। यहाँ पर सभ्यता है और वो सभ्यता अपना रूप परिवर्तित कर रही है। जैसे पाषाण काल से, स्टोन एज से ताम्र पाषाण में, पहले पत्थरों का यूज कर रही थी, फिर तांबे का यूज करने लगी, फिर कांसे का यूज करने लगी, तांबे में टिन मिलाने लगी, और फिर उसके बाद कांसे के बाद लोहे का यूज करेगी। मतलब सभ्यता अपने आप को बदल रही है, तो उसमें समय लगता है। इसी कारण से ये अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। अब उस समय को हम तीन बड़े समय में अगर बांटे, तो अभी तक के समय में हमने क्या पढ़ा था, आपने देखा होगा ये 3000, यहाँ इसको ध्यान दें, इस पॉइंट को, और इस 1500 को ध्यान दें, ठीक है। तो इसके बाद 1500 के बाद की अगर मैं बात करूं, और 3000 के पहले की अगर बात करूं, तो 3000 से पहले कौन सा समय चल रहा है, इस बात को जरा देखना है। तो ये चल रहा है स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में ताम्र पाषाण काल, ठीक है, यानी कि तांबे का पत्थरों के साथ में प्रयोग। तो पाषाण काल यदि आपको पता हो तो प्रारंभ से और फिर कुछ हजार समय तक, फिर कुछ हजार से कुछ हजार समय तक, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल खत्म हुआ था 3000 ईस्वी पूर्व पर लगभग में। उसके बाद ताम्र पाषाण शुरू हुआ, और ताम्र पाषाण को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। सारी सारी वीडियोज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक एक वीडियोज को आप ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो ताम्र पाषाण क्या है, भारत में ताम्र वैसे सिद्धांतिक रूप से ताम्रपाषाण इसके बाद और इससे पहले आना चाहिए, कांस्य युग से पहले आना चाहिए, लेकिन वहां पर मैंने डिटेल में समझाया कि ऐसा हुआ क्यों है, कि ताम्रपाषाणिक बस्तियां हड़प्पा से पहले भी मिली हैं और हड़प्पा के बाद भी मिली हैं। तो यहाँ पर हम ताम्रपाषाण को छोड़ देते हैं फिलहाल। ऐसा माने कि पाषाण काल इससे पहला समय था, 3000 से पहला, और इसके बाद का समय है वैदिक काल। वैदिक काल का पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे आएगा ही। 1500 से 600 ईसवी पूर्व, 600 बीसी, ठीक है। 1500 से 600 बीसी वैदिक समय है, ये सभी को पता होगा। तो इसके जब बाद की बात करेंगे तो वहां पर वैदिक आ जाएगा, इससे जब पहली बात करेंगे तो पाषाण आ जाएगा। इसका मतलब, और हम हड़प्पा को क्या कह रहे हैं, हम हड़प्पा को ये कह रहे हैं कि हड़प्पा जो कार्बन डेटिंग किया है, या डीपी अग्रवाल बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 2300 से 1750 है। तो बीच का समय कहाँ गया, मतलब 3000 से 2300 तक का समय कहाँ गया, या फिर इस 1750 से ये 1500 तक के 250 वर्ष कहाँ गए, ये 250 वर्ष कहाँ गए, और ये कितने वर्ष, ये लगभग 700 वर्ष कहाँ चले गए। तो ये वो समय है, ये वाला 3000 से 2300 ईस्वी पूर्व तक का वो समय है, ये वाला, ये जब हड़प्पा सभ्यता इन वाली पाषाण सभ्यता से निकलकर अपने आप को डेवलप करने में लग रही थी, है ना। देखो पहले गांव थे, गांव से शहर बसे, तो जब गांव थे तो गांव धीरे धीरे विकास करेगा ना अपना। एक साथ ही तो मार्केट नहीं बन जाएगी, पहले एक दुकान लगेगी, ठेला लगेगा, फिर चार लोग वहां पे आके बैठेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो ये डेवलपिंग टाइम है। तब इसको बोलेंगे हम पूर्ण हड़प्पा काल, उसका आरंभिक काल, ठीक है। 3000 से ये जो 2300 ईस्वी पूर्व तक का समय है, तो ये पूर्व हड़प्पा समय, यहाँ डेवलपिंग चल रही थी, विकास चल रहा था हड़प्पा का। ये है हड़प्पा काल की परिपक्व अवस्था, मतलब उसकी मैच्योर टाइम, मैच्योर फेस, जब ये अपने आप में मैच्योर था कि हाँ अब पूरी तरीके से नगर बसे हुए हैं और नगर संपन्न नगर है, तो वो ये समय है जिसको हमने माना गया है, ये 2300 से 1750। 1750 के बाद में फिर ये सभ्यता का पतन होता है धीरे धीरे, और ये 250, इसकी अंतिम अवस्था है 250 वर्ष की, धीरे धीरे वो खो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैच्योर फेज के लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर भी सबसे शुरुआती, यहाँ आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज 2600 से 1900 बीसी, बीसी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये 2600 से जो 2300 तक का समय है वो मैच्योरनेस में, उसके विकास में है। उससे पहले ग्रामीण बस्तियां हैं, वो विकास हुआ है, फिर उसके बाद में ये 1900 तक। तो अलग अलग समय, ऑलरेडी ये संक्रमण काल है, इसको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ कि संक्रमण काल क्या होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल क्या, अभी हम यहाँ पर क्लास को छोड़ रहे हैं, इस वीडियो को, इसके बाद में हम एक एक करके हड़प्पा पूर्व की जो बस्तियां हैं
वो क्या है, हड़प्पा के बाद की जो बस्तियां हैं वो क्या है, इसको मैप पर भी लोकेट करके चलेंगे। और इन बस्तियों से ही हड़प्पा, जैसे आप देखेंगे कालीबंगा, कोटदीजी, इन्हीं से डेवलप करके कालीबंगा और कोटदीजी जैसे नगर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम वो समझने वाले हैं। तो फिलहाल आज यही रहने देते हैं। एक बार एक नज़र इन पर लगा लीजिएगा, सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं था आज के में, लेकिन फिलहाल जितना भी था वो समझाया है, ये एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लॉजिकल लगा हो, तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा, और वही जुड़े रहिए, बाकी को जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।